दोस्तों नमस्कार। किसी को लगता है सत्ता से उसे बेदखल किया नहीं जा सकता है। किसी को लगता है कि सत्ता से बेदखल हम ही कर सकते हैं। किसी को लगता है सत्ता तो किसी के पास नहीं आएगी और हम जब तक जिस दिशा में नहीं झुकेंगे उसकी सत्ता बनेगी नहीं, यानी हम ही किंग मेकर हैं। और किसी को लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन इस चुनाव में इतना विस्तार पा चुकी होगी कि 2024 की मुनादी वही करेगी। 4 पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में है, लेकिन जो नजर आ रहा है वह उतना आसान नहीं है। कहीं ज्यादा जटिल है और कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। उम्मीदवारों का चयन, इलाकों के तरीके से वोटिंग का पैटर्न और जिन मुद्दों को दबाया जा रहा है रेड कारपेट तले, उन मुद्दों के आश्रय वोटर के भीतर की उत्कंठाएं, ये तमाम चीजें बड़े सलीके से रेंग रही है। आपको इनके पन्नों को पढ़ना होगा। यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या वाकई परसेप्शन पे लड़ा जाएगा, या उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या वाकई जातीय समीकरण के आधार पर ही चलेगा। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर में मुस्लिम एक साथ एक पक्ष की तरफ झुक जाएगा। क्या वाकई दलितों का वोट बैंक मायावती के साथ एकजुट हमेशा के लिए बना हुआ है। क्या वाकई यादव और मुस्लिम ऐसी मारक क्षमता है जिसमें अगर ओबीसी जुड़ता चला जाए तो बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा। और बीजेपी उस परसेप्शन को जीना चाहती है जहां पर उसका कोई विकल्प है नहीं। तो आइए जरा आज इन लहरों के पन्नों को पढ़ने की कोशिश की जाए। बड़े महत्वपूर्ण पन्ने हैं। यह इस मायने में बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में जो चयन मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों का किया है, जो चयन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मुस्लिम उम्मीदवारों का किया है, जो चयन कांग्रेस ने दलितों को लेकर किया है और जो चयन बीजेपी ने अपने तौर पर ओबीसी के ऊपर दांव लगाकर किया है, ये सारी बातें बहुत साफ बतलाती है कि जातीय समीकरण में अगर यह चुनाव उलझ गया तो फिर अखिलेश के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी नजर आ रही है। क्योंकि जातीय समीकरण का मतलब बहुत साफ है। आप दोबारा से उस सोशल इंजीनियरिंग या उस मंडल की प्रक्रिया में आकर खड़े हो जाते हैं जहां अखिलेश के सामने बीजेपी नहीं, अखिलेश के सामने मायावती खड़ी होगी। उनका अपना दलित वोट बैंक होगा, मुस्लिम उम्मीदवार होगा और उसके बाद दूसरे पक्ष से कुछ सहयोग होगा। यह अखिलेश को शहमात की स्थिति में ला सकते हैं। तो क्या वाकई मायावती एक तीसरे फ्रंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत साइलेंटली खड़ी हो चुकी है? क्योंकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर और समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के दायरे को समझते हुए दोनों को जब आप मिलाते हैं तो एक तीसरी चीज निकल कर आती है। क्या समाजवादी पार्टी के वोट जो है बीएसपी काटेगी, यानी मायावती काटेगी? और मायावती जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है, क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा? इन 2-3 सवालों को हमें लगता है कि परत दर परत टटोलने की कोशिश इसलिए कर लीजिए क्योंकि जब आप इतिहास के पन्नों को वहां के चुनाव के मद्देनजर पलटना शुरू करेंगे तो कई चीजें आपके जहन में आएंगी। यहां पर हमें लगता है एक चीज और समझिए। बीएसपी जब सत्ता में आई थी 2007 में तो उसको 30% वोट मिले थे और बीएसपी की जब बुरी गत हुई 2012 में तो उसका वोट बैंक जो था 26% था, यानी 4% वोट कम हुए थे। 2007 में जब समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी तब उसको 24% वोट मिले थे और जब वह सत्ता में आई थी तो उसको वोट 29% मिले थे। लेकिन 2017 में जब आप निकल कर आते हैं तो बीजेपी के समांतर जो बीएसपी है उसको 22 से 23% वोट मिलते हैं, यानी उसकी वोटों में जो कमी आती है वो 3% की आती है। समाजवादी पार्टी के भी वोट जो है वो तकरीबन 22% आते हैं, यानी 2012 जो उसके लिए एक स्वर्णिम काल था चुनावी जीत का, उसकी तुलना में उसके 7% वोट कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो वोट आए हैं वो ना तो वोट समाजवादी पार्टी के थे ना ही बीएसपी के थे, यानी मायावती के थे। ये वोट कांग्रेस के थे, ये वोट अन्य दलों के थे, ये वोट यादव माइनस ओबीसी के थे, जो तकरीबन 60% वोट बीजेपी के पक्ष में आए थे। तो 2022 की तस्वीर
अगर सिर्फ जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द आप समझ रहे हैं तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीएसपी को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये जातीय समीकरण से हटकर आप परसेप्शन की राजनीति में जाते हैं तो वहां पर आपको एक तरफ बीजेपी नजर आती है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब यहां की राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों के इलाकों को आप समझना शुरू कीजिएगा तो एक चीज जहन में बैठाइए, बीजेपी लगातार किन बातों का जिक्र कर रही है। वो कह रही है कि आप देखो अखिलेश के दौर में दंगे हुए थे, उस दौर में जो दंगे के दागदार लोग थे उनको कैंडिडेट बनाया जा रहा है। यह लकीर पश्चिमांचल, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर से पुरानी परिस्थितियों को जगाने के लिए है क्या? लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अखिलेश जैसे ही दंगों का जिक्र करेंगे और इस बात का जिक्र कर दें कि दरअसल आप मुजफ्फरनगर के दंगे क्या देखते हैं, 21वीं सदी में तो भारत का एकमात्र दंगा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान पा गया वह तो गुजरात से निकला था। और उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय गुजरात के गृह मंत्री कौन थे, उस समय भारत के मौजूदा वक्त के गृह मंत्री गुजरात में क्या कर रहे थे और मौजूदा वक्त के भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात में क्या कर रहे थे, कहा जा सकता है। लेकिन वो खामोश हैं। वो जानते हैं कि दंगों की बात आते ही समाज में विभाजन हो जाएगा और जातीय समीकरण डगमगाने लगेंगे। जातीय समीकरण अगर डगमगाएंगे तो फिर हिंदू एक साथ, एक मुश्त, एक तरीके से खड़े होने की दिशा में बढ़ेंगे। और ऐसे में राजभर जो लगातार कहते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, वो लगातार जब इन बात का जिक्र करते हैं कि हम तो हिंदू नहीं हैं और जो छोटी छोटी जातियां हैं, ये हिंदू तो वह होता है जो जनेऊ धारण कर ले, बाकी हिंदू नहीं होते हैं। उनकी बातों का अंदाज इसी से लगा लीजिए, या उनकी बातों के अंदाज का असर इस बात से लगा लीजिए कि अखिलेश जो कहेंगे उसी दायरे में राजभर को देखा जाएगा। उससे हटकर उनकी अपनी कोई कद्दावर छवि इसलिए नहीं है क्योंकि एक वक्त वह बीजेपी के साथ, एक वक्त समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी दंगों को लेकर साइलेंट होगी। वैसे सच यह भी है कि जब आप दंगों का जिक्र करते हैं तो 21वीं सदी में 3 ही तो दंगे हुए हैं। 2002 में गुजरात का दंगा, 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा और 2020 में दिल्ली के दंगे। इन 3 दंगों ने बहुत चीजों को प्रभावित किया। अतीत की फाइल खोलिएगा तो बहुत सारे दंगे आपके जहन में आने लगेंगे और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी बचेगी नहीं। मलियाना के दंगे याद होंगे, ये और पुरानी बात हो गई। 1987 में जब वहां पर कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, मेरठ के मलियाना में क्या हुआ था, 84 में सिखों के साथ क्या हुआ था, 1980 में मुरादाबाद में क्या हुआ था, 1989 में बनारस में क्या हुआ था, भागलपुर में क्या हुआ था, 92 में मुंबई में क्या हुआ था, किसकी सरकार, किसकी सत्ता थी। उस दिशा में ना जाइए, समझिए कि क्या वाकई जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही चुनाव घुमड़े, इसके लिए अखिलेश अपनी रणनीति को बना रहे हैं। और अगर बना रहे हैं और निशाने पर वो ध्यान दीजिए बीजेपी को लेते हैं, वह बीएसपी को नहीं लेते हैं। अगर ये चुनाव 2012 का होता तो वो बीएसपी को ले रहे होते, 2002 का होता तो बीएसपी को ले रहे होते। उस समय बीजेपी कहीं नहीं थी। लेकिन बीजेपी के वोटों का इजाफा जो हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे, 2017 में बीजेपी को लगभग 40% वोट मिले थे। 40%, यानी अपने तौर पर बीजेपी के समानांतर बीएसपी का वोट बैंक नहीं डगमगाया। 22% वोट उसके पास भी रह गए, 22% वोट समाजवादी पार्टी के पास भी, 22% वोट मायावती के पास भी, और यहां पर लगभग 40%, 39.18%। इस वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए जातीय समीकरण काम करेगा या परसेप्शन काम करेगा? वह परसेप्शन जो 2014 में नरेंद्र मोदी के इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद को ओबीसी बताते हुए और विकास की एक अनुपम धारा और चकाचौंध देश के सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कदम रखा था तो हर किसी को लगा था यह शख्स भला कर देगा। यह अलग बात है, वो मिथ टूट गया, वो चकाचौंध धराशायी हो गई, अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा आ गया। लेकिन फिर भी वही सवाल है, क्या वो वोट अखिलेश के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? 2012 में नहीं थे, 2007 में मायावती के साथ नहीं थे, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। यह बिल्कुल नया वोट बैंक जुड़ा था बीजेपी के साथ। क्या वो शिफ्ट करेगा? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो परसेप्शन का तरीका है और परसेप्शन का जो इलाज है, उसमें अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ नजर आती है,
क्या वो भीड़ वाकई अपने तौर पर चुनावी जीत पर मुहर लगा देगी? हमें लगता है यहां पर आपको तेजस्वी यादव का जिक्र करने की जरूरत है। बिहार में याद कीजिए, जिस गवर्नेंस के मुद्दों को नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर चोट करते हुए तेजस्वी उठा रहे थे, तमाम सर्वे ने कह दिया था कि हां, तेजस्वी जीत गए, आरजेडी सत्ता में आ गई। बीजेपी ने एक समानांतर, वहां पर दो फ्रंट थे, एक नीतीश का फ्रंट था, एक बीजेपी का फ्रंट था। बीजेपी ने उसी दौर को याद कराना शुरू किया जो लालू यादव के दौर की जो गुंडा परिस्थितियां थी, जो शहरी वोट था, जो डाइसी वोट था, जो तैरता हुआ वोट होता है, फ्लोटिंग वोट जिसको कहते हैं, वह सारे वोट शिफ्ट हो गए। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि गड़बड़ी ईवीएम नहीं कर रही है, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि जिलों के डीएम बड़े निष्पक्ष हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं अभी, उसको अगर आप शामिल कर लीजिएगा तो फिर इसका मतलब यह है कि अखिलेश को हर जिले में चुनाव जीतने के लिए रेंज जो रखना होगा वह 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। 10,000 से कम के वोट का रेंज बीजेपी को जिता देगी या जो सत्ता में रहता है उसको जिता सकती है। इस बात का जिक्र चुनावी गलियारे में बार बार होता है, हर बार होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। तो अखिलेश के सामने एक बड़ा गैप बनाना है जो वो परसेप्शन से बना सकते हैं या जातीय समीकरण से बना सकते हैं। इस धारणा में अभी भी वह उलझे हुए हैं। और इसके बाद की परिस्थिति को जरा देखना शुरू कीजिए, क्योंकि एसपी के जीतने पर समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी तो क्या कर सकती है, और अगर बीजेपी जीत जाती है फिर से चुनाव तो क्या हो जाएगा। बीजेपी जीत जाएगी तो इस देश के भीतर में पॉलिटिकल अपोजिशन को लेकर इतना बड़ा वैक्यूम होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो क्या क्या कर सकती है। और समाजवादी पार्टी सपना 2012 से 2017 के अपने शासनकाल को दिखला रही है। तो वह पीढ़ी अभी वोटर है, वह पीढ़ी खत्म नहीं हुई है, वह पीढ़ी जिंदा है, चीजों को देख रही है। और उसी चीजों को रिवाइव अखिलेश भी कहते हैं कि हमने योजना बनाई थी, बीजेपी भी कहती है आप ही के दौर में दंगे हुए थे। यह एक परसेप्शन और जातीय समीकरण के बीच की लकीर है जिसको ना अखिलेश पकड़ पा रहे हैं, ना मायावती उस दिशा में कोई समझौता करना चाहती है। मायावती खुले तौर पर चाहती है जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही चीजें घूमती चली जाए। इसीलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो खास तौर से जब दंगों का जिक्र और देश के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी जिक्र करते हैं दंगों का और समाजवादी पार्टी का, तो समझिए रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत, इन तमाम जगहों पर जब आप घूमेंगे तो 30 से 40% के बीच में मुसलमान हैं। और ये तमाम सीटें, मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। बीजेपी ने अगर ये मैक्सिमम सीटें उस दौर में हासिल कर ली थी, और इस वक्त अगर जातीय समीकरण की पैरेलल रेखा चल रही है तो उसके भीतर में दलितों की मौजूदगी इस पूरे इलाके में नंबर 2 पर है, यानी मुसलमानों के बाद दलित ही हैं। तो दलित को अगर अपना वोट बैंक बीएसपी मान रही है, और हमने भी जो समझा और जो आपको परसेंटेज बताए थे कि सत्ता रहे या नहीं रहे, मायावती के पास अपना वोट बैंक जरूर रहता है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो उनकी स्ट्रेटजी है उम्मीदवारों के जरिए, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को मजबूत करती है, क्योंकि मुसलमान तो उसे ही वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। और इसी दायरे में बीजेपी चाहती है कि मुसलमान देखना शुरू कर दे। इससे होगा यह कि आखिर की जो सिचुएशन निकल कर आएगी 10 मार्च को, वो हो सकता है आपको लगेगा कि अच्छा, किसी के हाथ में बहुमत नहीं है तो मायावती किधर जाएंगी, इस पे तय होगा। कांग्रेस के पास कुछ है या नहीं है, उस दिशा में लोग देखने लगेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाइए कि ऐसी सिचुएशन आ रही है। लेकिन ये झटके में बीजेपी के विपक्ष के वोट अगर बंट गए मायावती और अखिलेश यादव में, तब क्या होगा। मायावती से बड़े तौर पर ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, ना दारा सिंह चौहान है, ना धर्म सिंह सैनी है, ना कोई ओबीसी का लीडर है। मायावती की अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भीतर में 1.5 करोड़ ज़्यादा वोटरों को अपने साथ रखने की है। इसे हर कोई जानता समझता है। और जब हम इन बातों का जिक्र आपसे कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ध्यान दीजिए, जो 58 सीट है फर्स्ट फेज की, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 58 सीटों में जो बीजेपी 53 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है, अगर इन जगहों पर आप देखना शुरू कीजिए तो कितनी सीटों पर कौन जीता था 2017 में, और जो जीते थे उसके हिसाब से अगर आप देखना शुरू कीजिए तो बीजेपी इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीती थी।
यूपी में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीती थी, बीएसपी 2 सीटों पर जीती थी, आरएलडी 1 सीट पर जीती थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब इसका अगला सवाल है कि जो दूसरे नंबर पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही थी इन 58 सीटों पर? बीएसपी 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, आरएलडी 3 सीटों पर थी, कांग्रेस 5 सीटों पर थी। यहां पर आरएलडी का जिक्र झटके में गायब हो गया। दूसरा नंबर आते ही या तो आरएलडी का कैंडिडेट जीत रहा है या वो नहीं जीत रहा है। यह बहुत क्लियर कट पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि बीएसपी अगर रनरअप के तौर पर 30 सीटों पर थी और उसने भी समाजवादी पार्टी के बराबर 2017 में जीत हासिल की थी और उस पीरियड में नरेंद्र मोदी का ऑरा था, बीजेपी का अपना विकास की धारा थी, लगातार पॉलिसीज को बताना था, भावनाओं का उभार था, हिंदुत्व के वोट थे, सारी चीज़ों को समावेश कर दीजिए और फिर सोचिए 2022 में सब कुछ गायब हो गया। अगर सब कुछ गायब हो गया तो फिर मायावती और समाजवादी पार्टी आमने सामने आकर खड़ी हो गई और यह खड़ा होना एक लिहाज से त्रिकोणीय मुकाबला पूरे पश्चिमांचल में नजर आपको आने लगेगा। क्योंकि अगर आप 2012 को याद कीजिएगा तो उस पीरियड में भी इन जगहों पर जो 58 सीट जहां पर पहले हिस्से में वोटिंग होने वाली है, बीएसपी ने 20 सीटें जीती थी। ये दिमाग में रखिए। समाजवादी पार्टी 14 सीट जीती थी, बीजेपी 10 सीट जीतकर आई थी, आरएलडी 9 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 5 सीटों पर जीती थी। लेकिन फिर इस पे निकल के आइए, बीएसपी 20 सीटों पर जीतती है लेकिन 24 सीटों पर रनर अप रहती है, यानी दूसरे नंबर पर रहती है। समाजवादी पार्टी 14 सीट जीतती है लेकिन सिर्फ 7 सीटों पर रनर अप रहती है। आरएलडी 9 सीट जीतती है और वह 8 सीटों पर रहती है। यानी समीकरण आरएलडी और समाजवादी पार्टी को आप मिला रहे हैं तो फिर सामने जातीय समीकरण के लिहाज से बीएसपी चुनौती देने के लिए खड़ी है। यहां पर तो हम बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस दौर में एक फोर्स बन गई, योगी आदित्यनाथ एक फेस बन गए। तो अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या वो स्ट्रेटजिकली पूर्वांचल को लेकर अलग सोचे, पश्चिमांचल को लेकर अलग सोचे, अवध को लेकर अलग सोचे, बुंदेलखंड को लेकर अलग सोचे, मध्य उत्तर प्रदेश को लेकर अलग सोचे। क्या ये संभव है? क्या उस दिशा में अखिलेश और उसके जो सहयोगी तमाम लोग जो हैं, क्या ये समझ पा रहे हैं? या वह एक ही धारा में चल रहे हैं जहां परसेप्शन है? तो परसेप्शन जैसे ही आता है वहां पर दंगों का जिक्र करने की शुरुआत बीजेपी कर देती है। यानी परसेप्शन में बीजेपी इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि उसके पास कई चेहरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास एक ही चेहरा है, अखिलेश यादव का। कोई दूसरा चेहरा निकल कर आ रहा है तो भाषणों के तौर पर आज दारा सिंह चौहान आए, 2 दिन पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए थे। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ी कतार है। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पहचानते हैं, होम मिनिस्टर को भी पहचानते हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट को भी समझते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को भी समझते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी एक फेस के तौर पर है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंजेस के दायरे में ये फिर एक सवाल है, क्या वाकई जातीय समीकरण या परसेप्शन या दोनों का मिश्रण या दोनों को लेकर अलग अलग स्ट्रेटजी? जैसे बीजेपी की जहां इच्छा होती है वहां वो धर्म की मुनादी कर देती है, वो हिंदू राष्ट्रवाद का ऐलान कर देती है, वहां पर नफरत के बीज बो दिए जाते हैं, वहां पर सांप्रदायिकता की लकीर खींच दी जाती है, और जैसे ही चाहती है नहीं अब जातीय समीकरण, वहां वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसका जिक्र करने लगती है। वहां पर वो अपने तौर पर विकास का नारा देने लगती है और एक वेलफेयर स्कीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। इस चुनाव में भी क्या यही हो रहा है? और अखिलेश के सामने यही चुनौती है। यकीनन ये चुनौती है, क्योंकि इस फहरिस्त में अगर ध्यान दीजिए तो 2012 में इस 58 सीट पर जो पहले फेज में जहां वोटिंग होने वाली है 12 मुसलमान जीत कर आए थे। 2017 में यहां पर 3 ही मुसलमान जीते। और योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर इन जगहों पर 2-3 बातों का जिक्र कर रहे हैं कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो थे उनका उन्होंने बिजली माफ़ कर दिया, उन किसानों को राहत दी, उन्होंने जो गन्ना मिले थी उन्होंने धमकी दी कि आप इनका पेमेंट कीजिए, आपको बख्शेंगे नहीं, चुनौती दी, पेमेंट की बात की। अब किसान आंदोलन अगर वह लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया या उनके नेता आरएलडी के साथ पहले से रहे हुए हैं और आरएलडी के समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अगर इस समीकरण के दायरे को आप समझ रहे हैं तो फिर से यह समझना होगा कि अगर राकेश टिकैत एक वक्त आरएलडी या समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो चुके थे और फिर खड़े हो रहे हैं तो उस इलाके में किसानों का भी पॉलिटिकलाइजेशन हो जाएगा। वो पॉलिटिकल तरीके से बंटते हुए नजर आएंगे। जाति नहीं, राजनीति,
राजनीतिक पार्टी। इस लिहाज से इस इलाके में भी वो बट जाएंगे। किसानों को दबाव समूह के तौर पर काम करना है या किसानों को राजनीति को प्रभावित करना है, और अगर प्रभावित करना है तो राजनीति हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने पर टिकी होती है। यही स्थिति बन रही है। यहां पर एक चीज का जिक्र, मथुरा का जिक्र भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मथुरा के भीतर में कोई अच्छी राय अभी वहां के जो विधायक है, जो मंत्री भी हैं, उनके प्रति नहीं है। और करप्शन को लेकर राय बड़ी खराब हो गई है मथुरा के भीतर। अपने ही मंत्री को लेकर, श्रीकांत है मंत्री, बिजली मंत्री हैं, लेकिन इन जनरल उत्तर प्रदेश के भीतर में एक सिस्टम है करप्शन का, जिससे योगी आदित्यनाथ को अलग रखा गया। उस करप्शन के लिए बार बार इस बात का जिक्र होता है कि सुनील बंसल वहाँ पर केंद्र के इशारे पर काम कर रहे थे और सारी चीज़ें डील जो होती थी वही करते थे। योगी आदित्यनाथ की छवि शायद इसीलिए दो तरीके से निखर कर आती है। एक तरफ वो ईमानदार नज़र आते हैं और दूसरी तरफ सख्त नज़र आते हैं, गवर्नेंस को लेकर, पुलिस को लेकर, सुरक्षा चीज़ों को लेकर, या फिर ठोको नीति जो उनकी है वो अपराधियों को सेलेक्टिव वे में रखें, लेकिन ये मैसेज दे रहे हैं वो लगातार कि हमने दो काम किए, एक तो हम ईमानदार हैं, दूसरे भी जो भी सीएम रहे हों उनकी तुलना में, और हमारे पास तो कुछ है नहीं, भगवा पहनते हैं, भगवा में रहते हैं, उसी तरीके से जीते हैं, तो यकीनन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात जो है, जिस गवर्नेंस का जिक्र मायावती के साथ होता था उसके एट पार योगी आदित्यनाथ सेलेक्टिव सही लेकिन ले गए हैं, क्योंकि ये बुलडोजर चलाने की सोच पहले कभी नहीं आ पाई। अब इसके ठीक समानांतर पश्चिमांचल में जब आप दूसरे फेज में जाते हैं तो वहाँ मुरादाबाद है, सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, बदायूं है, शाहजहांपुर है। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो 2012 में समाजवादी पार्टी 27 सीट जीती थी और बीजेपी यहाँ 8 सीट जीत पाई थी, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 2017 में जब आप आते हैं तो 27 सीटों पर रही थी। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर भी बीजेपी का प्रभाव कॉम्पिटिटिवली बहुत ज़्यादा रहा है। 55 सीटों में से 38 सीट बीजेपी ने जीती। क्या उसी दंगों का एस्पेक्ट था या कोई दूसरा एस्पेक्ट था? जातीय समीकरण भी काम कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर जीती थी और 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीती थी। दूसरे फेज में समाजवादी पार्टी बीएसपी से कहीं आगे निकल जाती है, और यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर दो फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। अगर दलित और मुसलमान एक साथ आ जाए, और जो कैंडिडेट्स मायावती ने चूज की हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, उनको लेकर चीजें बंटनी शुरू होगी, और यह चैलेंज फिर से बीजेपी को नहीं, अखिलेश यादव के सामने आकर मायावती खड़ी हो जाएगी। यह सेकंड फेज की भी एक स्थिति। हमको लगता है एक जिक्र यहाँ पर जरूर सहारनपुर का करना चाहिए। सहारनपुर इसलिए क्योंकि इमरान मसूद यहाँ से निकले तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस से निकले तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जरा ये समझिए कि दरअसल ये पूरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ हमको राशिद मसूद साहब याद आते हैं, जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्हीं के भतीजे हैं इमरान मसूद और नोमान मसूद, और जो राशिद मसूद साहब थे जनता पार्टी में थे, फिर वो लोक दल में चले गए, फिर वो जनता दल में चले गए, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए 2004 में, और 2011 में वो कांग्रेस में आ गए। इस सफ़र को समझिए तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिहाज से, ओबीसी के मुसलमानों के लिहाज से बीजेपी माइनस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, मुसलमान तीनों को एक दृष्टि से देखता है, जिधर जीत मिलेगी उधर वो साथ खड़ा हो जाएगा। बाकी जो हिंदू वोट है, जिसमें ओबीसी भी है, अपर कास्ट भी है और दलित को भी हम अगर जोड़ देते हैं, उसके लिए भी एक सिचुएशन ऐसी है, अगर एकमुश्त वोट हर किसी का अपना वोट बैंक के तौर पर बना हुआ है, यादव और जाटव का अपनी अपनी पार्टी के साथ बना हुआ है, तो बाकियों के लिए एक फ्लोटिंग परिस्थितियां लगातार रही है, और यह पुराने चुनाव में नजर आते चला गया। 2017 का कमाल एक ही था कि बीजेपी इतने ज़्यादा वोट बैंक के साथ और इतनी सीटों के साथ आकर खड़ी हो गई कि दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अलग थलग नहीं रख पाई। यानी विरोध के स्वर जो थे वह एक दूसरे के खिलाफ नहीं होके काउंटर में बीजेपी के ही खड़े हो गए। मायावती कुछ कहती है तो वो अखिलेश के खिलाफ आवाज सुनाई नहीं देती है, बीजेपी के खिलाफ सुनाई देगी। अखिलेश कुछ कहते हैं तो मायावती के खिलाफ कुछ सुनाई नहीं देगा, वह सुनाई देगा बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस कुछ कहती है तो वह भी आवाज अखिलेश या मायावती को लेकर सुनाई नहीं देगी, वह भी सुनाई देगी
बीजेपी को लेकर। यानी एक ऐसी सिचुएशन बीजेपी ने सफलता पाली जहां पर वह एक तरफ है और दूसरी तरफ बाकी सभी हैं जो उस तमाम मंडल की सियासत से निकले थे, सभी एकमुश्त आकर खड़े हो गए। पहली बार 2022 के चुनाव में एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर जातीय समीकरण दोबारा से रीजनल फोर्सेस में बंटने को तैयार है और यह बीजेपी के गिरती हुई साख के लिए लाभदायक हो जा रहा है। बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी और मायावती, अखिलेश और मायावती की टक्कर का लाभ उसे मिल रहा है, इसीलिए बहुत साइलेंटली जो उम्मीदवारों का चयन बीएसपी कर रही है वो चाहे अनचाहे बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है, वो चाहे अनचाहे समाजवादी पार्टी के वोट को खत्म कर रहा है, काटेगा। तो अखिलेश के लिए रास्ता कोई आसान नहीं है और अखिलेश जिस तुतही को बजा रहे हैं ये कहकर कि दरअसल अब तो हमारी जीत पक्की हो गई, और इसका एम्बियंस आप इससे भी सुन सकते हैं कि अब हम किसी बीजेपी के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने वाला शख्स हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा, यानी जिनको सीट से बेदखल किया गया है, जो डॉक्टर अग्रवाल है, तो उन्हें दे देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। राजनीति में किसी को कम ज्यादा आंकना शायद सबसे बड़ी भूल होती है। तो आखिर के 3 संदेश बहुत साफ है। क्या अखिलेश इसके लिए तैयार है कि परसेप्शन और जातीय समीकरण को अलग अलग सीट पर अलग अलग नजरिए से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वह परोस सके? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात, क्या मायावती अपने तरीके से जो पूरी बिसात बिछा रही है वो पूरे तरीके से बीजेपी को लाभ देने वाली है? यानी बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है और अनुकूल परिस्थितियां अखिलेश के नज़रिए से बन रही है। वह तो अपने तौर पर चाहेंगी कि वो किंग मेकर बने। और तीसरी परिस्थिति बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी बार बार उन जख्मों को उभारेगी जिन जख्मों को उत्तर प्रदेश की जनता ने अतीत में सहा है। मौजूदा वक्त के जख्म को वो भूल जाए तो बीजेपी का महलम पुराने घने जख्मों को उभार कर मौजूदा वक्त के जख्मों को ढकना है। लेकिन आखिरी सवाल इन तमाम मुद्दों से इतर है, वोटर क्या सोचता है? वह वोटर जिसके पास रोजगार नहीं है, वह वोटर जिसकी कमाई बंद है, वह वोटर जो जान रहा है कि दरअसल हमें तमाम दागियों में से कम दाग वाले को चुनना है, दागदार हर कोई है, वह क्या करेगा? वह जातियों के लिहाज से चले, धर्म के लिहाज से चले, भावनाओं पर खड़ा हो जाए, या फिर वह अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़े? उत्तर प्रदेश इसी में आकर अभी फंसा हुआ है। दिन ब दिन बीतेंगे, स्थितियां कुछ साफ होगी। यह कोहरा नहीं है, यह धुंध भी नहीं है, यह प्रदूषण भी नहीं है। यह एक ऐसा अंधेरा है जिसमें वोटरों को नहीं, इस देश को लगातार भुगतना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।